हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसे थी। तो इंडिपेंडेंस के समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हालात में चल रही थी। आप सभी को मालूम है कि ब्रिटिश राज ने हम पर कम से कम 200 साल राज किया है और उस शासन के दौरान उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप में ही लगभग ख़त्म कर दिया था। अगर हम इंग्लैंड का एरिया देखें तो इंग्लैंड का एरिया इंडिया के एरिया से बहुत ही ज़्यादा कम है और 1948 में अगर उनकी पॉपुलेशन भी देखें तो हमारी पॉपुलेशन का 6 टाइम ही उनकी पॉपुलेशन थी, उनकी 6 टाइम मन से कम थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा राज किया और हमारी अर्थव्यवस्था को जो है तबाह करके रख दिया, खराब करके रख दिया। तो उसमें है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, जिसमें उन्होंने हमारे ऑल सेक्टर्स कौन कौन से हमारे, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, ऑल सेक्टर्स को उन्होंने रूइंड करके रख दिया। इसमें फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिश रूल के अंडर बिल्कुल जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उन्होंने जिम्मेदारी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू अडॉप्ट किया था, जिसमें क्या था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन 1793 में शुरू किया था। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें अपनी ज़मीन जो थी वो जागीरदार को दे दी थी और जागीरदारों ने जिम्मेदारों को दे दी और जिम्मेदार आगे पीसेंट्स को जो थे वो देते थे और पीसेंट्स उस पर जो है कृषि का काम करते थे और जितनी कृषि होती थी उनका बहुत सारा भाग जो था वो 89% के करीब जो अंग्रेज ले जाते थे और कुछ भाग जो था जिम्मेदार ले जाता था और किसान के पास, पीसेंट्स के पास कुछ भी नहीं रहता था, जिसके कारण वो जो थे अपने जीवन निर्वाह के लिए ही ज़्यादा खेती करते थे। इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा बहुत सारा भाग जो है कर के रूप में अंग्रेज ले जाते हैं और जिम्मेदार ले जाते हैं, हमारे पास कम ही पाता। तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल जो था ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद था इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारा इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का काम था तो वो पूरे वर्ल्ड में जो था फेमस था। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट में वैरायटी, क्वालिटी जो थी, इसकी अपनी रेपुटेशन थी, सब जगह पर इंडियन माल जो था एक्सपोर्ट होता था। तो अंग्रेज़ों को जब पता चला कि इनका हैंडीक्राफ्ट जो है सामान है वो ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, तो उन्होंने धीरे धीरे उसको भी समाप्त कर दिया और वो यहाँ से रॉ मटेरियल जो था वो ब्रिटेन में ले जाते थे और वहाँ से जो था फिनिश गुड्स यहाँ लाकर अब मार्केट में इंडिया में बेचते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री सेक्टर को भी समाप्त कर दिया था। दूसरा, हमारे पास इतनी कॉस्टली मशीन्स नहीं थी, इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो धीरे धीरे ये भी समाप्त होने शुरू हो गई थी। थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी जो है ब्रिटिश रूल के अंडर खत्म कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने टैरिफ पॉलिसी को यूज किया था। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, तो जो हम ब्रिटिश गुड्स से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से माल इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगाए जाते थे और साथ ही साथ जो हम रॉ मटेरियल वहाँ पर ब्रिटेन, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे तो उसको भी टैक्स फ्री कर दिया था, जिसके कारण टैरिफ पॉलिसी यूज़ की जाती थी। जो इंपोर्ट किया जाता फिनिश गुड्स टैक्स फ्री कर दिया गया। अगर हम कहीं और सेल करते थे तो उस पर हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसके कारण हमारा हैंडीक्राफ्ट का सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने लगा तो लोग उसको खरीद नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है वो समाप्त होने लगा। तो इस प्रकार से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। इसके बाद आती है हमारी फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द
ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या चीज़ है? स्टैग्नेंट मीन्स होता है गतिहीन, जो रुकी हुई हो। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो गतिहीन थी, अर्थात वो जो है कंटिन्यू पोजीशन में नहीं थी। अगर हम उसका डाटा देखें तो 1860 और 1925 के बिटवीन जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 0.5% थी, और उसके बाद हमारी जो 1925 से 1950 तक जो हमारी चली तो वो 0.1% थी। बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज वेरी पुअर, तो हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन था बहुत ज़्यादा पुअर था। हम जो थे पॉवर्टी में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, और उस वक्त बड़े ही ज़्यादा एपिडेमिक और फैमिन्स आते थे, जिसके कारण यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होती थी, बर्थ रेट कम होता था, तो हमारा गरीबी में ज़्यादातर चक्कर फंसा रहता था। तो ये हमारा था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो गतिहीन थी, अर्थात वो अच्छी पोजीशन में नहीं थी, रुकी हुई थी। सेकंड पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। तो बैकवर्ड इकोनॉमी में अगर हम देखें 1947 और 48 में पर कैपिटा इनकम जो थी हमारी लगभग 230 रुपीज़ थी, हमारी जो इनकम थी 230 के करीब थी, और बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। उस वक्त फूड, क्लोथिंग जो था और शेल्टर था ये हमारे पास नहीं था, खाने पीने के लाले पड़े होते थे कि लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी रैम्पंट, अर्थात अनकंट्रोल था, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो चुका था। थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चरल बैकवर्ड। तो हमारे इंडिया के 72% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के वर्क में लगे हुए थे। 72% होकर भी हमारी एग्रीकल्चर में 50% की वो जीडीपी क्रिएट कर पाते थे। लोग लगे थे 72, लेकिन जीडीपी जो थी वो 72% थी। तो उस वक्त अगर हम अनाज की बात करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग वीट जो थी वो 660 किलोग्राम थी, और राइस जो था वो पर हेक्टेयर 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर पाया जाता था। और 1948 में जो रिकॉर्ड किया गया था हमारे अनाज के विषय में, तो उस वक्त लगभग जो था 527 लाख टन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो उस वक्त हैवी इंडस्ट्रीज की लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की कमी पाई जाती थी, मशीन्स नेग्लेजिबल थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो हमारी बिल्कुल रूइन कर दी थी, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे वो चाहते थे कि इंडिया का सामान ज़्यादा ना बिके, यहाँ से एक्सपोर्ट ही किया जाए रॉ मटेरियल और वहाँ से इंपोर्ट होकर माल आए, इसलिए उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कोटेज को फिनिश कर दिया था। उसके बाद आता है रैम्पंट पॉवर्टी। रैम्पंट पॉवर्टी होता है अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी। तो वेरी पुअर थी उस वक्त, नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था, शेल्टर की कमी थी, कपड़े वगैरह की कमी थी, तो गरीबी में के चक्कर में हम ज़्यादातर फंसे रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था, जिसमें पावर जनरेशन थी, कम्युनिकेशन के सोर्सेस थे, ये काफ़ी ज़्यादा पुअर पोजीशन में चल रहे थे। उस वक्त 1948 में पावर जनरेशन जो हमारी बिजली का काम था लगभग 2100 मेगावाट बिजली बनती थी। अगर रेलवे की लाइंस की लेंथ देखें तो 53,596 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पक्के रोड थे वो 155,000 किलोमीटर के ही रोड्स पाए गए थे। तो हैवी डिपेंडेंस, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि स्विंग मशीन थी या बाईसाइकिल थे, मेडिसिन थी, कैरोसिन थी, ये सभी कुछ हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, इंडिया में हमें बनाना मुश्किल काम था। नेक्स्ट पॉइंट है लिंटर अर्बनाइजेशन। तो 1948 में 14% जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन में रहती थी, और 86% जो लोग थे वो रूरल एरिया में रहते थे। तो रूरल एरिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज की कमी होती थी, तो इस कारण वो हमारे लोग उस वक्त, इसके कारण भी हमारी जो
इकॉनमी थी वो स्टैग्नेंट हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेमी फ्यूडल इकॉनमी। तो सेमी फ्यूडल इकॉनमी, तो हमारी जो इकॉनमी है वो उस वक्त थी, वो इंडियन इकॉनमी वाज नीदर होली फ्यूडल नॉर अ कैपिटल इकॉनमी। ये दोनों का एक मिक्स रूप था, अर्थात दोनों का एक मिश्रित रूप में पाई जाती थी। और उस वक्त जो था जिम्मेदारी सिस्टम जो 1993 में कॉर्नवालिस ने चलाया, फिर रैयतवाड़ी सिस्टम चला, फिर महलवाड़ी सिस्टम 1833 में विलियम बेंटिक ने चलाया था। इसके कारण वो क्या था कि जमींदारों को भूमि के मालिक बना देते थे और वो पीसेंट से टिलर से जो एग्रीकल्चर का कृषि का काम करवाते थे, कृषि वो करते थे पीसेंट्स टिलर्स, और उसका उतना भाग उनको नहीं मिल पाता था क्योंकि बहुत सारा भाग कौन ले जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी, और साथ ही साथ जो जिम्मेदार थे ओनर थे वो ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये संस्थाएं खत्म होने लगी। उसके बाद आ गया कॉलोनियल इकॉनमी। तो इसका बेनिफिट कौन लेके जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जाती थी। हमारे नेचुरल सोर्सेज जो थे वो ड्रेन हो रहे थे ग्रोथ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, और एक्सपोर्ट जो था रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था, फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो रहा था। तो इन कारणों के कारण हमारी जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल गतिहीन हो चुकी थी, हमारी खेतीबाड़ी जो हमारी खेती थी वो पिछड़ चुकी थी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी बेटा। ओके, थैंक यू।